हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम लेसन नंबर 4 परिवहन एवं संचार के साधन, इसके साथ ही विदेशी व्यापार, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है संचार के साधन एवं उसका महत्व, विदेशी व्यापार व उसका आर्थिक विकास में योगदान, भारत का विदेशी व्यापार व आयात निर्यात। तो सबसे पहले आप देखें कि संचार के साधन कहते किसे हैं। तो संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण संबंधित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक जीवन में संचार की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभ में मनुष्य स्वयं सूचनाओं व संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाता ले जाता था। बाद में घोड़ों या ऊंटों की पीठ पर बैठकर वह दूर तक संदेशों को ले जाता था। इसके बाद वह संचार के लिए कबूतरों का भी उपयोग किया करता था। इस तरह से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। अब संचार के साधन आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं और इनके महत्वपूर्ण होने के निम्नलिखित आधार हैं। पहला, देश के विकास कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जनता में जागरूकता विकसित करना एवं राष्ट्र निर्माण के लिए जागरूकता लाना। देश के आर्थिक विकास, सामाजिक संबंधों की प्रगति एवं सांस्कृतिक एकता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने का महत्वपूर्ण कार्य करना। घर बैठे विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ना, सुनना और देखना। विश्व के किसी भी कोने में अपने मित्र व परिवार वालों से बातचीत करना। युद्ध, दुर्घटना, भूकंप एवं आपातकाल आदि घटनाओं के समय स्थिति का समाचार देना और शीघ्र राहत सामग्री भेजने में सहायता करना। यातायात सेवाओं में मदद करना। और आखिरी है, व्यापार के क्षेत्र में माल को खरीदने एवं बेचने में सहयोग देना। तो ये तो हुए संचार के साधन और उनका महत्व। अब स्टूडेंट्स, संचार के साधन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है डाकखाना, पोस्ट ऑफिस। संचार के साधनों में पोस्ट ऑफिस या डाकखाने का महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी संख्या वर्तमान में लगभग 1,56,000 है। औसतन एक डाकघर 21 किलोमीटर क्षेत्र में 6600 व्यक्तियों को अपनी सेवाएं देता है। बड़े शहरों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से डाक वितरण व्यवस्था को निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो पहला है राजधानी चैनल। ये राजधानी यानी राज्यों की राजधानियों को इससे जोड़ा गया है और पीले रंग की पत्र पेटी कुछ निश्चित स्थानों पर लगाई जाती है और इस पेटी में डाले गए पत्र कम समय में एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक पहुंचते हैं। अगला है मेट्रो चैनल। हल्के नीले रंग की ये पत्र पेटिका होती है और 6 मेट्रो शहर, कौन कौन से 6 मेट्रो शहर हैं? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद, इन 6 मेट्रो शहर में लगाई गई हैं। अगला है ग्रीन चैनल। स्थानीय पत्रों के प्रेषण हेतु हर बड़े शहर में हरे रंग की पत्र पेटिकाएं हैं। फिर है व्यापारिक चैनल। इसमें बड़े व्यापारिक घराने या कंपनियां अपने पत्र सीधे डाकखाने की खिड़की पर जमा कर देते हैं जो उन्हें गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद थोक डाक चैनल। रजिस्टर्ड 250 एवं वित्त रजिस्टर्ड 2000 से अधिक पत्र भेजने वाली संस्था छांटकर निश्चित डाकखाने में जमा करती है। फिर है पीरियोडिकल चैनल। अखबारों व पत्रिकाओं को शीघ्र पहुंचाने के लिए यह चैनल है। इसके बाद स्पीड पोस्ट का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। इस सेवा का उद्देश्य प्राइवेट कोरियर जैसा है। एक्सप्रेस पार्सल सेवा एक स्थान से एकत्रित करके दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ई पोस्ट। जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उन्हें यह सेवा प्रारंभ की गई है। ई बिल पोस्ट। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सेवाओं के भुगतान की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। ई बिल पोस्ट। विभिन्न सेवाओं के भुगतान की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। तो ये तो हुआ
डाक खाने के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनकी जानकारी। इसके बाद अगला है संचार का साधन तार। तार को अमेरिकी थॉमस एल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया था और यह शीघ्र संदेश भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें खंभों पर टेलीग्राफ के तार स्थायी रूप से बांधा जाता है और बिजली के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान कोडांशी मशीन द्वारा भेजे जाते हैं और सभी देश तार भेजने के लिए मॉस्को नामक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अब है नहीं करते थे का शब्द का मैंने उपयोग किया है क्योंकि तार का अब उपयोग बंद हो चुका है। दूरसंचार। टेलीफोन का आविष्कार संचार साधनों की महत्वपूर्ण घटना है। इसके द्वारा इंसान की आवाज तारों के द्वारा तुरंत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है और इस तरह से ये टेलीफोन का उपयोग भारत में किया गया। भारत टेलीफोन की संख्या के आधार पर विश्व का 10वां सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क वाला देश है। मार्च 2004 तक 5.22 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन यानी वीपीटी लगाए जा चुके हैं। एक नगर से दूसरे नगर में सीधे बात करने के लिए एसटीडी और एक देश से दूसरे देश में सीधे बात करने के लिए आईएसडी की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अब दूरसंचार की बात मैं कहूँ तो शायद मोबाइल ने दूरसंचार को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद संचार के साधन में अगला आया इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इस सेवा में कोई भी व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से देश विदेश की प्रत्येक घटना को देख सकता है और संपर्क कर सकता है। विश्व के लाखों कंप्यूटर सूचना केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं व आंकड़ों को अपनी भाषा में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और इस सुविधा के क्षेत्र में भारत का विश्व में चतुर्थ स्थान है और देश की कुल जनसंख्या का 4.5% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। ठीक है। अगला मोबाइल फोन या सेल्युलर फोन, जिसे सेल फोन भी कहा जाता है। यह एक बेतार का तार जैसा फोन है जिसे मोबाइल या सेल फोन कहते हैं और इस फोन को आप जेब में रखकर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी बात कर सकते हैं और बाहर रहते हुए भी आप बाहर से आने वाले फोन रिसीव कर सकते हैं। 2006 तक देश में इस सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या 3.1 करोड़ थी। अगला जो आया वो है फैक्स। फैक्स एक मशीन होती है जो लिखित संदेश प्राप्त करने या भेजने का तरीका है और इस मशीन को टेलीफोन नंबर से जोड़ देते हैं एवं संदेश लगा देते हैं। यह मशीन उस संदेश को कागज पर छाप देती है, साथ ही भेजने वाले का टेलीफोन नंबर, पता एवं समय भी लिख सकती है। बच्चों आप देख सकते हैं जहां पर मैं आपको समझा रही हूं उसके जस्ट बगल में सभी जो मैं समझा रही हूँ उसकी इमेज भी आ रही है, आप देख लें। ईमेल वर्तमान युग कंप्यूटर का है। संदेश वाहन में भी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण साधन है। पहले कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ा जाता है, फिर उस पर संदेश टाइप किया जाता है। यह संदेश उस कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है जहां वह भेजा गया है। तो ये ईमेल हो गया। रेडियो रेडियो संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा समाचार, घटनाएं, खेलकूद, कृषि सूचनाएं, वार्तालाप और मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो प्रसारण का श्री गणेश 1927 में हुआ और इस तरह से सन 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। आकाशवाणी के 208 केंद्र और 327 ट्रांसमीटर हैं और अब टेलीफोन के अंतर्गत निजी सेवाएं भी टेलीफोन के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी टेलीफोन का प्रसारण शुरू हो गया है। फिर आया दूरदर्शन, जो सबसे प्रचलित संचार का माध्यम है। भारत में टेलीविजन सेवा का नियमित प्रसारण 1965 से प्रारंभ हुआ। 1976 में इसे आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक अलग संगठन बना। देश की 87% से अधिक जनसंख्या 1042 स्थल ट्रांसमीटरों के माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकती है और कार्यक्रम तैयार करने वाले केंद्रों की संख्या 20 है।
दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा 1976 में प्रारंभ हुई। कलर कार्यक्रमों का प्रसारण 1982 में शुरू हुआ। इसके पश्चात DD1, DD2 चैनल दिल्ली से प्रारंभ किए गए और क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल भी शुरू किए गए। 1987 में दूरदर्शन की प्रातःकालीन सभा शुरू हुई। 26 जनवरी 1989 से दोपहर की सेवा प्रारंभ हुई। इस प्रकार दूरदर्शन की तीनों सभाएं संचालित करके सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। खेल संबंधी कार्यक्रमों के लिए DD स्पोर्ट चैनल भी प्रसारित किया जा रहा है। सन 2000 में DD ज्ञान दर्शन शैक्षिक चैनल प्रारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में नई जानकारी देने हेतु DD इंडिया चैनल प्रारंभ किया गया और दूरदर्शन के भी अनेक निजी चैनल हैं। सिनेमा संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है एवं देश के करोड़ों लोगों को मनोरंजन प्रदान करता है। मुद्रण का माध्यम, मुद्रण यानी छापना। आप देख रहे हैं समाचार पत्र छापने वाली मशीन का चित्र दिया गया है। इसका विस्तार सारे देश में हुआ है। एक अनुमान के अनुसार भारत में विभिन्न भाषाओं के लगभग 37,254 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित किए जाते हैं। दैनिक समाचार पत्रों की संख्या लगभग 4,236 है और हिंदी समाचार पत्रों की संख्या 1877 है। अब आया उपग्रह संचार। तो वैज्ञानिकों ने मानव के हितों की पूर्ति के लिए मशीनीकृत उपग्रह तैयार कर रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए मौसम, प्राकृतिक संसाधनों, सैनिक गतिविधियों आदि की जानकारी चित्र और मानचित्र के माध्यम से पृथ्वी पर भेजते हैं। आर्यभट्ट, एप्पल, इनसैट, IRS कृत्रिम उपग्रह इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। तो ये तो थे संचार के साधन। अब हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार व उसका विकास में योगदान। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी देश आज स्वावलंबी नहीं है। सभी देशों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और जब वह निर्भर है तो वस्तु एक देश से दूसरे स्थान आयात और निर्यात की जाती हैं। वस्तुओं के इस पारंपरिक विनिमय को ही व्यापार कहा जाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अब विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान क्या है? तो इस प्रकार से आर्थिक विकास में इसका योगदान है। इससे देश स्वावलंबी बन जाते हैं और देश में उपलब्ध संसाधनों की कमी नहीं होती और यदि कमी होती है तो उनकी पूर्ति विदेशी व्यापार से संभव हो जाती है। इससे औद्योगिकरण को बल मिलता है। कच्चे माल और शक्ति के साधनों की आपूर्ति विदेशी व्यापार से संभव हो जाती है। इससे कृषि विकास की प्रबल संभावनाएं निर्मित होती हैं। उन्नत तकनीक एवं बीजों की आपूर्ति से कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में किया जाता है। इससे उद्योग एवं कृषि में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है और उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकता है। विभिन्न देशों से वस्तुएं प्राप्त कर बाढ़, अकाल, महामारी तथा भूकंप आदि के विनाश से लोगों की रक्षा की जा सकती है। इससे मूल्य वृद्धि नियंत्रित होती है। श्रम विभाजन को भी बल मिलता है जो आर्थिक विकास का परिचायक है। तो ये हुए आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या योगदान होता है, उसके महत्वपूर्ण तत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। पहला है स्थिति। जो देश संसार के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं उनकी व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है। कटाफटा समुद्र तट। जिन देशों का समुद्र तट बहुत कटाफटा होता है यानी अधिक व्यापार होता है,
वहाँ बंदरगाह विकसित होते हैं और लोग साहसी और अच्छे नाविक होते हैं। प्राकृतिक साधन, जहाँ पर प्राकृतिक साधनों की भिन्नता होती है वहाँ उस देश का व्यापार प्रभावित होता है और देश की जलवायु, वन, कृषि योग्य भूमि, कृषि उपज, खनिज आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हीं साधनों पर